हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सीमा हैदर से उत्तर प्रदेश की एटीएस ने पूछताछ कर ली है। पूरी पाकिस्तान भेजने पर अब गृह विभाग लेगा फैसला। जी हां दोस्तों, सीमा हैदर सचिन मीणा की लव स्टोरी का हुआ दी एंड। वापस भेजी जाएगी क्या पाकिस्तान? सबसे पहले आपको बताएंगे पूरी जानकारी और साथ ही साथ बताएंगे जहाँ ईडी के एक्शन पर बिलबिला उठा चाइना। भारत को बताया अमेरिका का पिछलग्गू, जमकर उगला जहर। जी हां दोस्तों, चीनी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर बिलबिला उठा है चाइना। दोस्तों पूरी बात आपको बताएंगे क्या क्या जहर उगला गया है चाइना की तरफ से, और साथ ही साथ आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर, जहां भारतीय पासपोर्ट की पूरी दुनिया में ताकत निकल कर आई सामने। आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान। दोस्तों सारी जानकारी आपको बताएंगे कैसे जनरल डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, और टमाटर को लेकर बड़ी राहत की खबर आई है। तो सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि अपना भारत महान है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां सीमा हैदर से उत्तर प्रदेश के एटीएस ने पूरी कर ली पूछताछ। पाकिस्तान भेजने पर अब गृह विभाग लेगा बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी जासूस है या फिर लव स्टोरी वाकई में है? इन सवालों का जवाब ना दे सकी सीमा हैदर। सीमा हैदर सचिन मीणा की लव स्टोरी का हुआ दी एंड। वापस भेजे जाएगी क्या पाकिस्तान? आपको बता दें सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा से यूपी एटीएस की पूछताछ लगभग पूरी हो गई है। साथ ही सेंट्रल एजेंसियों ने भी दोनों से पूछताछ कर ली है। पूछताछ के दौरान यूपी एटीएस को सीमा हैदर के जासूसी के जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं। अब एटीएस अपनी जांच रिपोर्ट यूपी के गृह विभाग को भेजेगी। इसके बाद सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की कार्रवाई पर फैसला लेगी। लखनऊ से एसएसपी एटीएस अभिषेक सिंह की टीम ने पूछताछ पूरी कर लिया। वहीं यूपी पुलिस के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने सीमा हैदर और सचिन से जुड़ी डिटेल जारी की है। कहा यह जा रहा है कि सीमा हैदर के द्वारा अपने 4 बच्चों के साथ भारत में घुसने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी अधिकृत पासपोर्ट और एक ऐसा पासपोर्ट जिसमें आधार और नाम नहीं मिला है, जिनकी जांच की जा रही है। यूपी पुलिस का कहना है कि अभी तक पूछताछ और जांच पड़ताल में सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने के सबूत नहीं मिले हैं। जांच जारी है। फिलहाल ये मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। दोस्तों ये 5 सबसे बड़े सवाल हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन 5 सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं यूपी के एटीएस पुलिस को। अब ऐसे में माना जा रहा है कि सीमा हैदर सचिन मीणा की लव स्टोरी का हो चुका है दी एंड, और किसी भी वक्त वापस भेजी जा सकती है सीमा हैदर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की महिला सीमा हैदर को वापस उसके मुल्क भेजा जाएगा। इसकी कानूनी कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश के स्पेशल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को बताया कि सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। सीमा हैदर हिंदुस्तानी शख्स सचिन मीणा से प्यार करने के बाद उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रह रही है। यूपी एटीएस उससे पूछताछ कर रही है और हर रोज इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप लग रहे हैं। प्रशांत कुमार ने कहा कि हमारी कोई टीम जांच करने नेपाल नहीं जा रही। सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही है और ये मामला 2 देशों से जुड़ा हुआ है। जब तक साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों सीमा हैदर को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो आपको हम बता दें। जांच एजेंसियों को बड़ा सबूत मिला है कि सीमा हैदर को भारत में प्रवेश कराने के लिए किसी तीसरे शख्स ने मदद की। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आप लोगों से हम राय लेना चाहते हैं कि क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए अगर कोई सबूत नहीं मिला है तो, या फिर सचिन के साथ उसको छोड़ देना चाहिए दोस्तों? क्योंकि दूसरा एंगल प्रेम प्रसंग का भी है। तो ऐसे में क्या इसको सचिन के साथ रहना चाहिए या फिर भारत की सरकार को वापस इसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए? देखते हैं दोस्तों भारत की जनता इस पर क्या कमेंट करती है। और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके सीमा हैदर मामले में। लेकिन दोस्तों सब में बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर को अगर वापस पाकिस्तान भेजा गया तो कहीं पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना और पाकिस्तानी डाकू जो हिंदू समुदाय को धमकियां दे रहे थे दोस्तों, और लगातार मंदिरों पर अटैक भी करवाया, कहीं ना कहीं सीमा हैदर की जान भी ले सकते हैं। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा। जरूर चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ईडी के एक्शन पर बिलबिला उठा चाइना। भारत को बताया अमेरिका का पिछलग्गू, जमकर उगला जहर। जी हां दोस्तों, चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा
लिखा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को चाइना मुक्त बनाने के लिए अमेरिका का पिछलग्गू बन गया है, इससे भारत को केवल नुकसान ही होगा। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा कि हाल ही में भारत ने चीनी कंपनियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। जून में भारत सरकार ने कहा कि शामी और ओप्पो जैसी कंपनियां भारतीय नागरिकों को अपने भारतीय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में सीईओ, सीओओ, सीएफओ, सीटीओ और अन्य प्रमुख पदों पर नियुक्त करें। इसके अतिरिक्त 2022 में भारतीय वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शामी की भारतीय सहायक कंपनियों का सीधे लगभग 4.8 बिलियन युआन यानी करीब करीब 725 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया। 2020 के बाद से भारत ने चाइना के खिलाफ मजबूत रुख दिखाते हुए सैकड़ों चीनी एप्लीकेशन को प्रतिबंधित कर दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पिछलग्गू ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया कि भारत ने अर्थशास्त्र के नियमों के विरुद्ध चीनी उद्यमों के खिलाफ कार्रवाई की है। उसने जहर उगलते हुए कहा कि भारत का यह कदम चाइना से आगे निकलने की संकीर्ण आर्थिक भावना को प्रदर्शित करता है। ग्लोबल टाइम्स ने शेखी बघारते हुए कहा कि चाइना एक प्रमुख ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग वाला देश है, ऐसे में भारत का उद्योग मेड इन चाइना के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने चाइना से बड़ी संख्या में उत्पादों और दूसरे कंपोनेंट्स का आयात किया है। यह प्रभावी रूप से भारतीय कंपनियों की उत्पादन लागत को कम करता है, उत्पादन क्षमता में सुधार करता है, भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाता है और यूरोपीय और अमेरिकी देशों में भारत के निर्यात को बढ़ाता है। यानी कि दोस्तों चाइना जिस प्रकार से ये जहर उगलते हुए बयान दिया है कि भारत की ऐसी मानसिकता हो गई है कि वो हमसे आगे निकलना चाहता है, यानी चाइना ये कह रहा है कि वो चाइना से भारत आगे निकलना चाहता है। इस बयान से दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि चाइना को भी अब ये पता चल चुका है कि भारत लगातार प्रोग्रेस कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में चाइना से भी आगे निकल जाएगा। और इसी बात को लेकर दोस्तों बौखलाहट सामने आ रही है चीन की। इस पर आपकी जो भी निज राय हो, लेकिन दोस्तों कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय पासपोर्ट की ताकत आई सामने। इतने देशों में मिलेगी वीजा की फ्री एंट्री। जी हां, साथ ही पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में चौथा सबसे खराब पासपोर्ट केवल इतने देशों में है वीजा ऑन अराइवल की सुविधा। पूरी बात बता दें आपको, दरअसल भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में चौथा सबसे खराब पासपोर्ट घोषित हो चुका है। वैश्विक नागरिकता एवं निवास सलाहकार कंपनी हेनले एंड पार्टनर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। इसने बताया कि पाकिस्तान को दुनिया में चौथे सबसे खराब पासपोर्ट वाले देश के रूप में स्थान दिया गया है। 22 करोड़ से अधिक की आबादी वाला यह देश पासपोर्ट इंडेक्स में शामिल 227 देशों में से 100वें स्थान पर है। इस साल की शुरुआत में लंदन स्थित फर्म हेनली एंड पार्टनर्स ने पाकिस्तान को 5वां सबसे खराब पासपोर्ट बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी तक पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल वीजा सुविधा के साथ 35 देशों तक पहुंच थी, जो अब घटकर 33 रह गई है। पाकिस्तान का पासपोर्ट सिर्फ सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के पासपोर्ट से मजबूत है। पाकिस्तान के पासपोर्ट धारकों को सिर्फ 33 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल की अनुमति है। इस बीच सिंगापुर दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पासपोर्ट रखने वाले सूचकांक में सबसे आगे है। इसी के साथ जापान का दबदबा खत्म होता नजर आ रहा है। जापान पिछले 5 वर्षों से लिस्ट में टॉप पर था। इनके बाद दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और स्वीडन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। वहीं दोस्तों अपने देश भारत की बात करें, जहां किसी भी भारतीय को जब किसी दूसरे देश की यात्रा करनी होती है तो उसका पासपोर्ट सबसे अहम डॉक्यूमेंट बन जाता है। दरअसल कितने देश आपके देश के यात्रियों को कितनी सुविधा दे रहे हैं वो आपके पासपोर्ट की ग्लोबल रैंक के अनुसार ही तय होता है। ऐसे में मंगलवार को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में भारत अब 80वें पायदान पर पहुंच गया है। साल 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग के मुकाबले इस बार भारतीय पासपोर्ट 5 पायदान ऊपर है। दोस्तों पॉजिटिव में आगे आ गया है। भारतीय पासपोर्ट के धारकों को मौजूदा समय में 57 देशों की यात्रा के लिए वीजा अप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन देशों में भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री मिलती है या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी दी जाती है। वीजा ऑन अराइवल में यात्रियों को संबंधित देश में पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर ही तुरंत वीजा दे दिया जाता है। इसकी प्रक्रिया भी आसान होती है, जिससे यात्रियों को काफी फायदा भी मिलता है। अब ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है इस मुद्दे को लेकर, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विशाल प्रदर्शन, पुलिस से झड़प में सैकड़ों हुए घायल, एक की मौत भी हो गई। जी हां, बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना के खिलाफ बुधवार को हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राजधानी ढाका समेत 16 जगहों पर रैली निकाली गई। इन प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों में कम से कम एक विपक्षी कार्यकर्ता की मौत हो गई और सैकड़ों अन्य घायल हो गए। विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता जहीर उद्दीन स्वपन ने कहा कि रूलिंग पार्टी की स्टूडेंट विंग के एक कार्यकर्ता ने हमारी पार्टी के साजिद हुसैन को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को हजारों विपक्षी कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं ने चिलचिलाती धूप के बावजूद राजधानी ढाका और अन्य शहरों में मार्च किया और हसीना के इस्तीफे की मांग की। बांग्लादेश में 2009 से शेख हसीना की सरकार है। विपक्षी पार्टी ने सरकार पर मानवाधिकारों के हनन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां रशिया के काला सागर अनाज डील रद्द करने पर भारत ने दी प्रतिक्रिया। दोस्त के फैसले के खिलाफ कही बड़ी बात बता दें, गत दिनों यानी पिछले दिनों रशिया द्वारा काला सागर अनाज डील कैंसिल करने के ऐलान के बाद भारत उस पर अपनी सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। भारत ने काला सागर अनाज पहले जारी रखने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है और मौजूदा गतिरोध का शीघ्र समाधान होने की उम्मीद जताई है। इससे एक दिन पहले ही रशिया ने घोषणा की थी कि वो युद्ध के दौरान यूक्रेनी बंदरगाह से खाद्यान्न एवं उर्वरकों के निर्यात की अनुमति देने संबंधी समझौते का क्रियान्वयन रोक रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूक्रेन से टेम्परेरी कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थिति पर महासभा की वार्षिक बहस में कहा कि भारत क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम को लेकर चिंतित है, जो शांति एवं स्थिरता के बड़े मकसद को हासिल करने में मददगार साबित नहीं हुआ है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, कहीं गिरफ्तारी का डर तो नहीं बता दें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह पर रशिया विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के हिस्सा लेने की संभावना है। पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यानी आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। दक्षिण अफ्रीका आईसीसी का सदस्य देश है। ऐसे में इस देश की जिम्मेदारी है कि पुतिन के पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर आईसीसी को सौंप दे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने ऐसी किसी भी संभावना से पहले ही इनकार कर दिया है। खुद दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा था कि पुतिन को गिरफ्तार करना युद्ध की घोषणा होगी और उनका देश ऐसा नहीं चाहता है। एक और खबर आपको बता दें, जहां यूएनएससी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हुई पहली बैठक, चाइना, अमेरिका व गुतेरस ने वैश्विक खतरों से किया आगाह। जी हां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली बार आयोजित बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कहा कि एआई के सैन्य और गैर सैन्य दोनों अनुप्रयोगों के वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गुटेरेस ने इस असाधारण प्रौद्योगिकी को नियंत्रण करने के लिए सामूहिक प्रयासों का समर्थन करने को लेकर एक नए संयुक्त राष्ट्र निकाय के गठन के लिए कुछ राज्यों के आह्वान का समर्थन किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन या जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल में शामिल है। जी हाँ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, इमरान खान ने महिला जज से मांगी माफी, कहा अगर मैंने हद पार कर दी थी तो मुझे खेद है। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक महिला न्यायाधीश के खिलाफ अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए बुधवार को फिर से माफी मांगी और कहा कि अगर उन्होंने हद पार कर दी थी तो उन्हें इस बात का खेद है। सत्ता से बेदखल होने के कुछ महीने बाद इमरान खान ने एक उग्र भाषण में इस्लामाबाद के शीर्ष पुलिस अधिकारी और न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकी देते हुए कहा कि वो उन्हें बख्शेंगे नहीं तथा उनकी पार्टी के नेता शहबाज गिल को प्रताड़ित करने के लिए उनके खिलाफ मामले दर्ज कराएंगे। जियो न्यूज की खबर के अनुसार इमरान खान जो 70 साल के, उन्होंने बुधवार को मामले के संबंध में जिला एवं सत्र अदालत में फिर से माफी मांगी। मामले की सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद के न्यायिक मजिस्ट्रेट मलिक अमान की अदालत में पेशी के दौरान खान ने माफी मांगी। सुनवाई के दौरान पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि जब वो पहले उक्त न्यायाधीश की अदालत कक्ष में गए थे तो उन्होंने खेद जताया था। उन्होंने कहा कि मैं महिला न्यायाधीश की अदालत में गया और कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां भारत ने अमेरिका के F/A-18 सुपर हॉर्नेट की जगह फ्रांस के राफेल M को ही क्यों चुना, आखिर क्या है इसकी सबसे बड़ी वजह, तो आपको बता दें भारतीय नौसेना की 3 दशकों तक सेवा करने वाले पनडुब्बी विशेषज्ञ कोमोडोर अनिल जयसिंह ने स्पुतनिक से कहा है कि INS विक्रांत के लिए 26 राफेल M लड़ाकू जेट खरीदने के भारत के फैसले से नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर एकीकरण होगा। भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल को ऑपरेट कर रही है। अनिल जयसिंह ने बताया कि जब विमान को चुना जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि सबसे अच्छा लड़ाकू जेट कौन सा है। वास्तव में सबसे अच्छा विमान या दूसरा सबसे अच्छा विमान जैसे कोई चीज नहीं होती। इसके विपरीत ये देखा जाता है जो भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही राफेल लड़ाकू विमान है। इससे कई मुद्दों का समाधान हो जाएगा। ये सस्ता होगा क्योंकि इसकी मेंटेनेंस, पुर्जे, रखरखाव के लिए पारिस्थितिक तंत्र पहले से ही भारत में मौजूद है। और दूसरी चीज, राफेल विमान से हमारी भारतीय वायुसेना पूर्ण रूप से अवेयर है। उसको नए तरीके से ऑपरेट करने के लिए सीखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट बता करके दोस्तों बता दिया गया है कि भारत ने अमेरिका के सुपर हॉर्नेट की जगह फ्रांस के राफेल को ही क्यों खरीदा। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां
जहां पुलवामा में वन विभाग के नाके पर आतंकी हमला, एक कर्मी की मौत और दूसरा हुआ घायल, हमलावरों की तलाश हुई तेज। बता दें दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपोरा गांव में मंगलवार की रात आतंकवादियों ने वन विभाग के नाके पर हमला कर दिया, जिसमें एक वन कर्मी की मौत हो गई, एक अन्य घायल है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हमले में चरार शरीफ के मोहनू निवासी इमरान यूसुफ व चाडूरा के गोग जिपाथर निवासी जहांगीर अहमद चेची घायल हो गए थे। घटना के बाद दोनों को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया। जहांगीर को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। जी हां, जांग में गोली लगने के कारण गंभीर इमरान यूसुफ को श्रीनगर के SMHS अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां बुधवार की शाम उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार राजपोरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि आतंकियों ने बड़गाम जिले के वन विभाग की एक टीम पर गोलीबारी की है, जिसमें 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं। अगली खबर बताते हैं, जहां नेपाल में चाइना ने चली नई चाल, BRI पर लगा झटका तो शुरू किया सिल्क रोडस्टर प्रोजेक्ट, एशिया में छा जाने की है तैयारी। बता दें नेपाल में शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं को लेकर चल रहे तनाव के बीच चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अब BRI के तहत ही सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पिछले हफ्ते चाइना की सत्तारूढ़ पार्टी ने कुछ नेपाली दलों की मौजूदगी में भक्तापुर में इस परियोजना को शुरू किया। चाइना ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के BRI परियोजना को शुरू करने के 10 साल पूरे होने पर सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म को नेपाल के लिए शुरू किया गया है। नेपाल ने साल 2017 में BRI पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन अभी तक ये परियोजना शुरू नहीं हो सकी है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का दावा है कि सिल्क रोडस्टर एक नया मंच है, जिसके तहत चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के देशों के बीच व्यवहारिक सहयोग और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ाया जाएगा। चाइना के मुताबिक सिल्क रोडस्टर के जरिए चीन में स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ समन्वय किया जाएगा, ताकि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों को तकनीकी ट्रेनिंग और आदान प्रदान किया जा सके। अगली खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मांगी माफी। ब्रिटेन के सशस्त्र बलों में LGBT प्रतिबंध से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को ब्रिटेन के LGBT समुदाय के लोगों के साथ व्यवहार के लिए UK सरकार की ओर से माफी मांगी है। ये माफी उन लोगों से मांगी गई है जिन्हें समलैंगिक होने के कारण सेना से बर्खास्त कर दिया गया। ऋषि सुनक ने इस प्रतिबंध को ब्रिटिश राज्य की बड़ी विफलता करार दिया। 2000 तक ब्रिटिश सरकार में समलैंगिक होना गैर कानूनी था और इस कानून से हजारों पूर्व सैनिक प्रभावित हुए। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां विपक्ष के इंडिया के खिलाफ थाने में शिकायत, 26 दलों पर लगाए आरोप, क्या हो सकती है सजा। बता दें बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया का गठन किया, ताकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA को चुनौती दी जा सके। विपक्षी दलों का दावा है कि ये गठबंधन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पराजित करेगा। हालांकि चुनाव में क्या होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम का मामला थाने तक पहुंच गया है। दिल्ली के 12 खंबा रोड स्थित पुलिस स्टेशन में 26 विपक्षी दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी फायदे के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये शिकायत दिल्ली के रहने वाले अवनीश मिश्रा नाम के वकील ने किया है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, जो कि एम्बलम एक्ट 2022 का उल्लंघन है। अवनीश द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत में यह बताया गया है कि एम्बलम एक्ट की धारा 3 तहत कोई भी इंडिया नाम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं कर सकता। इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। दोस्तों ये भी आपको बता दें कि शिकायत के मुताबिक ऐसे उल्लंघन के मामले में एम्बलम एक्ट की धारा 5 के तहत जुर्माने का प्रावधान है। वहीं इस एक्ट की धारा 3 के उल्लंघन करने पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर। जनरल डिब्बे के सामने लगेंगे इकोनॉमिक मील स्टॉल, 20 रुपए में खाना, 3 का पानी। जी हां, भारतीय रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। अब ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को खाने पीने को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही जनरल कोच के सामने इकोनॉमी मील स्टॉल लगाया जाएगा। इन स्टॉल पर बेहद किफायती कीमत पर खाने पीने की सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि जनरल कोच में सफर करने वालों को खाने पीने के लिए स्टेशन पर भटकना पड़ता है। ऐसे में रेलवे ने जनरल कोच में यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी सौगात देते हुए इकोनॉमी मील की शुरुआत की है। रेलवे बोर्ड की ओर से 27 जून 2023 को जारी पत्र में जीएस कोचों के पास प्लेटफॉर्म पर इकोनॉमी मील परोसे जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी भी जनरल बॉक्स में कोच में सफर किया हुआ है? दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या सबने किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां टमाटर की कीमत
कीमतों में बड़ी राहत। अब यहाँ 70 रुपए में मिलेगा 1 केजी। जी हाँ दोस्तों, और सस्ता हो गया है टमाटर। केंद्र सरकार अब सिर्फ 70 रुपए पर केजी टमाटर देने का कर दिया है व्यवस्था। जी हाँ, देश भर में टमाटर के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। कई शहरों में टमाटर की कीमत 200 रुपए प्रति किलो के लेवल को भी पार कर चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अब टमाटर को रियायती दरों पर बेचने का फैसला लिया है। इसी बीच सरकार ने रियायती दर पर बेचे जा रहे टमाटर की कीमत बृहस्पतिवार से 80 रुपए प्रति किलो से घटाकर 70 रुपए प्रति किलो कर दिया है। केंद्र सरकार पिछले हफ्ते शुक्रवार से रियायती दरों पर टमाटर बेच रही है। सरकार की ओर से सहकारी संस्थाएं नेफेड और एनसीसीएफ इसको बेच रही है। जी हां, आधिकारिक बयान के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने टमाटर की कीमतों में गिरावट के मद्देनजर एनसीएफ और एनएफडी को 20 जुलाई यानी आज से 70 रुपए प्रति किलो की खुदरा कीमत पर टमाटर बेचने का निर्देश दिया है। बहरहाल दोस्तों, आपके यहाँ पर टमाटर के क्या भाव है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आज जितना